Hey guys, welcome to my channel Physics All Around. So how are you my friends? Hope you are absolutely fine. Keep yourself and your family safe from the COVID-19 and watch my videos for fun learning. So आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स. इससे पिछली वीडियो में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स किया था. जिसने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ पर आई टैब का लिंक है, वहां से वहां पर जा सकते हैं. तो आइए इस सेशन को बिगिन करते हैं. लेकिन उससे पहले जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी आगे और मजा आने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो गाइज, ये रहा आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन. रीड करिए. एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग इन ए पाइप इन स्ट्रीमलाइन फ्लो. Pipe has maximum and minimum diameter 6.4 and 4.8 respectively. Find out ratio of minimum to maximum velocity. तो हमें डायमीटर का रेशियो गिवन है और वेलोसिटी का निकालना है. और एक चीज क्या गिवन है कि जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है. अब आपको पता होगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या मतलब था कि अगर किसी भी पाइप में यहाँ पर एक पॉइंट है और वहां पर वेलोसिटी v1 है, तो जो यहाँ पर पार्टिकल है अगर वो भी कुछ टाइम बाद इस पॉइंट पर आ जाएगा तो उसकी भी स्पीड जो है वेलोसिटी वो v1 बन जाएगी. डायरेक्शन भी सेम होगी और यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. इसी को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते थे. और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम पढ़ी थी. तो इस क्वेश्चन में क्योंकि वेलोसिटी और डायमीटर का रिलेशन है और डायमीटर एरिया से रिलेटेड है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इजीली अप्लाई कर सकते हैं. और वो क्या थी? a1b1 इक्वल्स टू a2v2. ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें ए क्या था? ए एरिया था और बी यहाँ पर वेलोसिटी थी. तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1. ये रेशियो में आ गया. अब a1 और a2 को आप क्या लिख सकते हैं? एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस की टर्म्स में, और डायमीटर की टर्म्स में हो गया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. तो यहाँ पर आप अगर ये पुट करेंगे तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तो कट ही जाएगा. ये आएगा d1 अपॉन d2 का होल स्क्वायर, और ये आपका इक्वल हो गया v2 अपॉन v1 के. अब सपोज करिए कि जो हमने फर्स्ट टर्म मानी है, फर्स्ट वाली वो आपकी मैक्सिमम है और सेकंड वाली जो है वो आपकी मिनिमम है. ये हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया. तो आपको क्या गिवन है? आपको मैक्सिमम टू मिनिमम डायमीटर का रेशियो गिवन है, यानी आपको d1 अपॉन d2 गिवन है. क्योंकि हमने एरिया के लिए या डायमीटर के लिए कहे 1 वाले को मैक्सिमम माना है, तो आपको ये d1 बाई d2 6.4 अपॉन 4.8 गिवन हो गया. आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. आप इसको डायरेक्टली 8 से काट सकते हैं और ये आपका आ गया 4/3. अब अगर आप यहाँ ध्यान दें, अगर आपका a1 आपका मैक्सिमम है और a2 मिनिमम है, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल होने के लिए v1 को मिनिमम होना पड़ेगा. अगर a1 मैक्सिमम है तो v1 मिनिमम होगा. ये आप क्लियरली देखें इक्वेशन के थ्रू. तो अगर वेलोसिटी की टर्म्स में बात करें तो v1 हमारा मिनिमम है और हमसे मिनिमम टू मैक्सिमम वेलोसिटी यानी v1 अपॉन v2 पूछा है. ये आपको फाइंड करना है. तो अब देखिए, आप अगर यहाँ पर d1 बाई d2 की वैल्यू पुट करते हैं तो आपका ये v2 बाई v1 था, ये क्या आ गया 4/3 का होल स्क्वायर यानी कि 16/9. लेकिन ये v2 बाई v1 है तो यहाँ से आपका v1 बाई v2 क्या आ गया? सिंपली 9/16. और आप मैच करें, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी. तो देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के थ्रू जाना था. बस आपको ध्यान ये रखना था कि आपको क्या चीज मैक्सिमम गिवन है और क्या मिनिमम, और ये आप क्वेश्चन बड़े ही इजीली कर सकते हैं. तो आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जिसने सॉल्व कर लिया इसका मतलब उसके कंसेप्ट तो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है. तो रीड करते हैं. अ सिलेंडर ऑफ हाइट 1 मीटर इज फ्लोटिंग इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विद 20 सेंटीमीटर हाइट इन एयर. ये जो हाइट है ये एयर में दे रखी है. नाउ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रेज्ड टू 4 डिग्री सेल्सियस. और टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हुआ? देखिए, पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, अब हमने वाटर का इंक्रीज कर दिया. उससे सिलेंडर की जो हाइट है इन एयर वो 21 सेंटीमीटर हो गई. और हमसे रेशियो पूछा है डेंसिटी का एट 4 डिग्री सेल्सियस टू एट 0 डिग्री सेल्सियस. और ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए. यहाँ पर हमें सिलेंडर का जो एक्सपेंशन है वो निग्लेक्ट करना है. अब चलिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कंसेप्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए.
आइए पहले इसकी फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। तो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें तो हमारी फिगर कुछ इस प्रकार है कि ये हमारा सिलेंडर है, यहाँ पर नीचे वाटर है, तो ये आधा फ्लोट कर रहा है, यानी ना तो ये पूरा वाटर के नीचे है और ना ही पूरा वाटर के ऊपर है और ना ही ये बिल्कुल बैठा हुआ है, हाफ पार्शियली फ्लोट कर रहा है ये। तो इसकी जो हाइट इन एयर है वो हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस के केस में। अब बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस के केस में। इसमें हमें उसने कहा है कि ये जो सिलेंडर है ये थोड़ा सा वाटर से बाहर आ गया है, उस वजह से जो इसकी हाइट है इन एयर, ये हाइट यानी वाटर लेवल से ऊपर जो सिलेंडर की हाइट है ये 21 सेंटीमीटर हो गई है। अब हमसे पूछा है डेंसिटी का रेशियो। तो सबसे पहले इस पे कुछ फोर्सेस की बात करते हैं। अगर ये एक सिलेंडर है तो एक तो इसका जो वेट है, वेट ऑफ सिलेंडर, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और अपवर्ड एक फोर्स एक्ट करेगी जो कि है बायएंड फोर्स। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेगी, इसी वजह से ये पार्शियली फ्लोट करेगा। तो आइए अब इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर हम बात करें बायएंड फोर्स की फर्स्ट केस में, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि वो इक्वल होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ये हमारा वेट है डिस्प्लेस्ड वाटर का, तो ये इक्वल हो गया m डिस्प्लेस्ड वाटर इंटू जी के। चलिए अब बात करते हैं हम ये कैसे निकालें, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी क्योंकि ये सिलेंडर वाटर के अंदर आया है तो कुछ वाटर यहाँ से बाहर भी जाएगा। तो चलिए वो क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वैसे भी हमें डेंसिटी लाना ही लाना है, हमें उसी का रेशियो चाहिए और हम जानते हैं कि मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो डेंसिटी है ये वाटर की और कब है 0 डिग्री सेल्सियस पर। उसने हमसे यही पूछा है कि वाटर की डेंसिटी निकालनी है 4 डिग्री और 0 डिग्री, मतलब उनका रेशियो निकालना है। तो ये है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी। अब बात आती है इस वॉल्यूम की, इसको कैसे फाइंड किया जाए। अब सिलेंडर कितना आया है वाटर के अंदर, तो क्या सिलेंडर का केवल इतना पार्ट ही वाटर के अंदर आया है, तो जितना वॉल्यूम सिलेंडर का वाटर के अंदर आया है उतना ही वो वॉल्यूम हटाएगा वाटर का। तो यानी जो वॉल्यूम है सिलेंडर का इनसाइड वाटर वो ही हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल होगा। तो देखिए ये एरिया कितना है हमें गिवन है, ये एरिया वैसे हमें नहीं गिवन तो हम ए मान लेते हैं। वॉल्यूम को हम लिखेंगे एरिया इंटू हाइट। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो भी सिलेंडर का होगा वो हमें गिवन नहीं है, रेशियो है, कट सकता है। अब हाइट देखिए, हमें यहाँ तक का वॉल्यूम चाहिए तो हमें ये हाइट की जरूरत है। हमें पता है कि एयर में तो इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट 1 मीटर है। तो अगर हम 100 सेंटीमीटर टोटल में से 20 माइनस कर दे तो हमारी ये इनसाइड हाइट 80 सेंटीमीटर आ गई। यानी इस जो सिलेंडर का वॉल्यूम इनसाइड वाटर है वहां पर हम हाइट की जगह 80 लिख सकते हैं और यही हमारा वॉल्यूम है। तो आइए यहाँ पर पुट करते हैं, ये हो गई डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर इंटू ए इंटू 80 और ये जी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया बायएंड फोर्स का और ये किसके इक्वल होगा, WC के। यहाँ पर बायएंड फोर्स और WC इक्वल होंगे बिकॉज ये क्या कर रहा है, पार्शियली फ्लोट कर रहा है और फ्लोट तभी कर सकता है जब कुछ फोर्सेस इक्वल होंगी, बैलेंस तो होना ही पड़ेगा। आइए अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में भी इस पे 2 ही फोर्सेस लगेंगी, नीचे WC और ऊपर बायएंड फोर्स। अब देखिए इन दोनों ही केस में सिलेंडर उतने का उतना ही है। अगर इस सिलेंडर को फ्लोट करना है तो ये WC तो इक्वल ही होंगे, यानी वेट जो लेना है वो ओवरऑल सिलेंडर का लेना है। यानी कि हमने वॉल्यूम तो भले इनसाइड वाटर का लिया था पर क्योंकि हमें वो लेना था कि वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है, पर ऊपर से लेके नीचे तक ओवरऑल सिलेंडर का हमें वेट चाहिए और वो तो सेम ही रहेगा। तो WC यहाँ पर दोनों ही केस में इक्वल है। अगर WC इक्वल है तो दोनों केस में बायएंड फोर्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो आइए यहाँ से बायएंड फोर्स की वैल्यू निकाल के देखते हैं। ये हमारी आ गई थी रो VG, तो यहाँ पर भी रो आएगा डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, अब 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये केस क्या है 4 डिग्री सेल्सियस का। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो देखिए एरिया इंटू हाइट लिखेंगे। एरिया एज इट इज, सिलेंडर का एरिया सेम रहेगा, हाइट चेंज हो गई है। ये ऊपर 21 सेंटीमीटर हो गई तो नीचे माइनस कर 79 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई 79 और इंटू जी। अब क्योंकि WC इक्वल है हम लिख देते हैं एज वेट ऑफ सिलेंडर जो है वो हमारा इक्वल ही रहेगा। तो जो हमारी बाइंड फोर्स है, अगर आप इसको एक बार के लिए B1 मानते हैं और इस वाली को B2 मानते हैं तो आपकी जो B1 है वो B2 के इक्वल हो गई। बस तो यहाँ से इक्वेट कर दीजिए।
रो 0 A 80G इक्वल्स टू रो 4 A 79G। तो A से A भी कैंसिल हो गया और G से G भी बचा। क्या हमें रेशियो क्या निकालना है, 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, यानी हमें 4 यहाँ पर आएगा और 0 यहाँ पर आएगा। तो आइए इसको उधर ले जाते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया 80/79। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये वही 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आ रहा है हमारा 1.01। आप इसको कैलकुलेट करिए, ऑप्शन ए आ गया। और क्योंकि ये रेशियो था तो यहाँ पर यूनिट्स की भी कोई टेंशन नहीं है, हाइट दोनों सेंटीमीटर में थी, यूनिट्स तो कैंसिल हो ही रही हैं। तो ये था हमारा एक बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन, जिसके लिए आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आना चाहिए और प्रैक्टिकली क्या फिगर है, क्या सिचुएशन हो रही है वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर उसने एक्सपेंशन के थ्रू थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की थी, पर स्टिल अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन भी आपने जरूर कर ही लिया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन क्या कहता है, एक सॉलिड स्फीयर गिवन है जिसकी डेंसिटी है, लेकिन ये डेंसिटी क्या है, रेडियस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर गिवन है कि जो स्मॉल आर है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, यानी एक एक्चुअली डेंसिटी जो है वो उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा निकालने के लिए, इसलिए ये रिलेशन गिवन है। और ये क्या है, जो सॉलिड स्फीयर है वो जस्ट फ्लोट कर रहा है एक लिक्विड के अंदर, यानी अगेन हमें यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा और हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आप देख रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का लगातार दूसरा क्वेश्चन। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको, और आप देखते रहिए वीडियो, आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही क्लियरली समझ आएगा। तो क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है तो पहले फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपका एक बीकर हो गया, इसमें ये आपका वाटर है, सारा नीचे वाटर है, और ये आपका सॉलिड स्फीयर है। आपको गिवन है कि जो सॉलिड स्फीयर है वो जस्ट फ्लोट कर रहा है। जस्ट फ्लोट का यही मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा वाटर के अंदर जा चुका है, सरफेस तक ऐसे वो फ्लोट कर रहा है इस सिचुएशन में। तो आपको इसके लिए क्या करना है, अगेन इसका कुछ वेट होगा और ऊपर कुछ बाइंड फोर्स लग रही होगी, तो आपको वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो लगाना ही है। लेकिन उसके लिए आपको मास निकालना था, और मास हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से निकालते थे, पर यहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो आइए पहले उसके लिए इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज बाद में करेंगे। तो उसके लिए पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं। इस स्फीयर के लिए हम एक एलिमेंट ले रहे हैं होलो स्फीयर का। ये हमारा हो गया होलो स्फीयर। देखिए ये है हमारा सॉलिड स्फीयर, और इसके लिए जो हमने एलिमेंट लिया है ये है एलिमेंटल होलो स्फीयर। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो आपका ये सेंटर है, इसको 0 कह दीजिए। ये जो हमने थिकनेस ली है ये यहाँ पर dr है, और स्फीयर की हमें रेडियस गिवन है कैपिटल R। तो अगर हम इस होलो स्फीयर को, जो जिसको हमने एलिमेंट माना है, हम उसको इंटीग्रेट कर दें 0 से लेके R तक, तो क्या आपका पूरा सॉलिड स्फीयर कवर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यही हमें करना है। तो हमें वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे हम। तो मास निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम वॉल्यूम की जगह लिखेंगे यहाँ पर dv, और ये हमारा dm है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ से मास मिलेगा। ये मास किस चीज का, ये भी ध्यान रखना, ये हम सॉलिड स्फीयर का मास निकाल रहे हैं। तो ये कंडीशन किसके लिए चल रही है? सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर डेंसिटी का सिंपली फॉर्मूला पुट कर दें, जो कि था ये वाला ρ0 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन, ये आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से R तक। क्योंकि आप इंटीग्रेशन R की टर्म्स में कर रहे हैं तो यहाँ पर dv की जगह आपको dr लाना ही पड़ेगा, तो आप वो भी लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? dv क्या है? dv हमारा वॉल्यूम होता है एलिमेंटल रिंग का, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट है। तो अगर हम इस एलिमेंट को, आप सपोज करें हमने इस एक पॉइंट से काट कर खोल दिया, तो अगर आप इसको खोल देंगे तो ये कुछ इस टाइप की स्ट्रिप बन जाएगी। ये क्या है? स्ट्रिप, जिसकी जो थिकनेस है वो तो dr है, और ये इसकी कुछ लेंथ होगी। अब ये लेंथ क्या होगी? अगर आप इसको खोलते हैं तो एक तरीके से ये सरकमफ्रेंस यानी सरफेस एरिया होगा। अब यहाँ पर रिंग नहीं है, अगर रिंग होती तो आप यहाँ पर इसका सरफेस एरिया 2πr लिख सकते थे, लेकिन ये एक होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर के लिए सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 4πr स्क्वायर। और यहाँ पर हम ये स्मॉल r लिख रहे हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके इस एलिमेंट रिंग की, जहाँ पर हमने कट किया है, इसको हमने स्मॉल r माना है।
यही हमें गिवन था कि आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर है। तो ये हमारा एलिमेंट का सेंटर से डिस्टेंस है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे dv की वैल्यू मिली। ये एरिया के लिए क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, या ये एक तरीके से एरिया ही है। मैंने अभी बताया वो 3D की वजह से आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपका एरिया है और एक तरीके से ये आपकी हाइट है। तो वॉल्यूम के लिए आप एरिया इंटू हाइट करते हैं, तो आप इंटू ए डी आर करेंगे। ए की जगह आपने वैल्यू पुट की 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ से आपको dv की वैल्यू मिली। अक्सर यही चीज बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और इस वजह से क्वेश्चन रह जाता है। इसके लिए आपका इंटीग्रेशन बहुत ही मजबूत होना चाहिए और वो प्रैक्टिस से ही होगा। इंटीग्रेशन ऐसा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। तो इस dv की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करना है। ये कैपिटल आर तो देखिए कांस्टेंट है, ये रेडियस सॉलिड स्फीयर की चेंज नहीं हो रही है, केवल ये स्मॉल आर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं और वो क्या आएगी, रो नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसका इंटीग्रेशन 0 टू आर, और साथ में माइनस रो नॉट, ये यहाँ पर आर की पावर 4 हो जाएगा आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई पर 4 पाई एज इट इज डी आर, और ये अपॉन में आर स्क्वायर। तो आपको जस्ट इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखते हैं सॉल्व कर कर क्या आएगा। ये बन जाएगा आर की पावर क्यूब, तो रो नॉट 4 पाई बाहर आ गया और ये आर की पावर क्यूब बाय 3, इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट है 0 से आर, माइनस रो नॉट 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर अगेन बाहर आ गया, और आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन ये हो गया, और लिमिट अगेन 0 टू आर। तो आपको जस्ट इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। 0 वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी, तो आप केवल आर पुट कर कर देख लेना। ये आर की पावर 5 आर स्क्वायर 5, तो यहाँ पर ये ऊपर आर की पावर 5 और ये आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर की पावर 3 ही बचेगी। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा रो 2 यहाँ पर आ जाएगा और 4 पाई एज इट इज आर क्यूब अपॉन 15। तो यहाँ तक आपने क्या किया, केवल और केवल मास निकाला सॉलिड स्फीयर का। तो ये आपका थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन भी करना पड़ा और अभी आगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी लगाना पड़ेगा। आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारी बाइंड फोर्स होगी वो इक्वल होगी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। यहाँ पर वो लिक्विड जो है वो वाटर नहीं है, तो हम यहाँ पर Li लिख रहे हैं। और बाइंड फोर्स को, क्योंकि वो जस्ट फ्लोट कर रहा है, तो ये बाइंड फोर्स इक्वल होगी वेट के, और वो वेट किसका होगा, इस सॉलिड स्फीयर का। इसको हम WS से डिनोट करते हैं। तो ये WS को हम mg लिखेंगे। यही मास हमने अब तक निकाला था, आपका ये वाला, ये था मास ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। और ये तो हमको पता ही है, हम इस W को वही मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी लिख लेंगे। मास यहाँ पर क्या क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये है हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या यही हमको निकालनी थी? बिल्कुल। अबे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ये है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। तो क्योंकि जो स्फीयर है वो आपने फिगर में देखा होगा पूरा ही अंदर सबमर्ज कर रहा है, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ये आ गया पाई आर क्यूब। और यहाँ पर हमने m तो निकाल ही रखा है, ये क्या था 2×4 8 रो नॉट पाई आर क्यूब अपॉन 15 इंटू जी। अच्छा यहाँ पर ये जी भी रह गया, ये ना जी। आपको इस रो एल की वैल्यू निकालनी है। आई होप कि अब तक आपने बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, 4 से 2 कट गया, 3 से ये 5 कट गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर रो एल की क्या वैल्यू आई, 2/5, और एक ये बचता है रो नॉट। तो आप ऑप्शन मैच करिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आपके मल्टीपल कंसेप्ट्स लगे, और जेई हमेशा मल्टीपल कंसेप्ट के ही क्वेश्चन को प्रेफर करता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज, ये रहा हमारा इस वीडियो का लास्ट और 4th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में थोड़ा सा टिपिकल है, पर उतना ही इजी भी है सॉल्व करने में। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2 लिक्विड कॉलम ऑफ सेम हाइट 5 मीटर, डेंसिटी रो एंड 2 रो दे रखी है। फिल्ड है ये कंटेनर में जिसका एरिया भी सेम है।
और हमें रेशियो निकालना है फोर्स एक्सर्टेड ऑफ बाय लिक्विड ऑन अपर हाफ टू लोअर हाफ। तो ये इस क्वेश्चन की फिगर है। ये रहे हमारे दो लिक्विड कॉलम, दोनों की हाइट 5 मीटर है और इनकी डेंसिटीज हमें गिवन है, एक की रो है और एक की 2 रो है यहाँ पर। और क्या गिवन है कि ये जो पी नॉट है ये यहाँ पर 0 है। पी नॉट क्या है, एक तरीके से इस लिक्विड के अबव प्रेशर। अगर ये गिवन 0 ना होता तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कंसिडर करते ही, पर उसने क्वेश्चन में ये कह दिया है कि जो पी नॉट है ये 0 है। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये होती है कि अपर हाफ और लोअर हाफ क्या है, इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बनता है, पर है बहुत इजी। तो ये जो आपका नीचे का हिस्सा है ये पूरा लोअर पोर्शन है और ये है आपका अपर पोर्शन। तो अगर उसने कहा है लोअर हाफ, तो इस लोअर पार्ट का हाफ पोर्शन क्या ये नहीं होगा, ये वाली लाइन। तो यहाँ से लेके ये वाली लाइन है आपकी लोअर हाफ और अपर हाफ क्या है, ये वाली लाइन जो यहाँ से यहाँ तक की बनेगी। तो यहाँ पर उसने फोर्स का रेशियो पूछा है, तो प्रेशर से डील करते हैं। तो इस लिक्विड हाइट की वजह से यहाँ पर इस जो इंटरफेस है, ये जो दो कॉलम्स का, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा। तो देखिए मैं प्रेशर बात कर रहा हूँ मिडिल पार्ट पर, यहाँ पर ही अगर इसको m से डिनोट करूँ तो ये आपकी हो गई रो जी एच। इस लिक्विड की हाइट हमें 5 मीटर गिवन है, तो यहाँ पर 5 लिख लिया। डेंसिटी तो रो ही है। अब यहाँ पर प्लस होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन वो हमें पी नॉट गिवन है कि ये टर्म 0 हो गई, तो वो हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी ही बात करते हैं, ये जो बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा क्या प्रेशर होगा। तो ये क्या होगा, रो जी एच प्लस यहाँ पर 2 रो जी एच। ये क्या हुआ है, अगर आप क्लियरली ध्यान दें, ये रो है ऊपर वाले लिक्विड की और ये जो 2 रो है ये हमें डेंसिटी गिवन थी, ये इस वाले लिक्विड की हो गई और दोनों की हाइट 5 मीटर हमें गिवन ही है। तो हमने सिंपली रो जी एच फॉर्मूला लगाया है और यहाँ से हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3 × 5 10 और ये 5 से 15 EG हो गया। ई नहीं मतलब रो था ये। अब हम बात करते हैं मिडिल पॉइंट पर। तो आपको इसका एवरेज लेना है मिडिल पॉइंट पर निकालने के लिए। आपका यहाँ पर प्रेशर 0 था और इस एम पॉइंट के लिए आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आपका अपर हाफ पर, अपर हाफ को मैं यूएच से डिनोट कर रहा हूँ, वो क्या होगा, पी नॉट प्लस पी एम बाई 2। हाफ के लिए सिंपली एवरेज निकालना था और कुछ नहीं। तो पी नॉट तो 0 है और पी एम हमने निकाल ही रखा है, 5 रो जी है और अपॉन 2। तो ये तो आ गई हमारी वैल्यू अपर हाफ की। ऐसे ही अब हम बात करते हैं लोअर हाफ की। तो लोअर हाफ के लिए हो गया हमारा एम पर जो प्रेशर था प्लस जो यहाँ पर लोअर मोस्ट पर प्रेशर था अपॉन 2। तो एम पर प्रेशर हमारा अगेन 5 रो जी है और एल पर हमारा है 15 रो जी और अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व कर आ गया 10 रो जी। तो जस्ट अब आपको इसको सॉल्व करना है। हमें क्या गिवन था, अपर हाफ से लोअर हाफ पर निकालना है, यानी ये वाली टर्म ऊपर आएगी प्रेशर की और ये वाली टर्म नीचे आएगी। तो क्या आ गई है, 5 रो जी अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 10 रो जी। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा क्या कि रेशियो हमसे फोर्स का पूछा है, प्रेशर का नहीं पूछा है। तो आइए इस क्वेरी को भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया उसने पहले ही कहा है कि हमारा जो कांस्टेंट है, ये जो कंटेनर है, उसको थ्रू आउट द एरिया सेम है। तो हाँ, क्या हम कह सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। तो जो रेशियो प्रेशर का होगा वही फोर्स का होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रेशर का रेशियो निकाल रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर क्या आएगा, सिंपली 1/4। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस यहाँ पर मैं इस वीडियो में ये इतने ही क्वेश्चंस रखूंगा, 4 क्वेश्चंस। आगे की वीडियो में 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर के बचते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।